चलिए 7th क्वेश्चन। यस ठीक है, सेवेंथ, अच्छा इसी के नीचे ही है, ओके। 7th क्वेश्चन इसके नीचे ही है, तो इसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, करते हैं डिस्कस। क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ आर इज द, देखो इसमें लैंग्वेज ट्रेस आउट करना सीखो। इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ओ, तो ये फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इसको आप डायग्राम से देखो। डायग्राम से क्या करोगे, अगर आर रिजल्टेंट है फोर्सेस पी और क्यू का, तो इसमें हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक फोर्स इस तरफ आ गया। हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये मान लिया वो वेक्टर पी हो गया, ठीक है, और इसी के साथ हमारा इस तरफ वेक्टर क्यू हो गया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हो तो थ्योरी के हिसाब से जब आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो ये चीज बन जाएगी रिजल्टेंट, यानी कि आर। यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये आर है। अब उन्होंने क्या किया है कि कैपिटल पी को रिवर्स कर दिया है। तो कैपिटल पी रिवर्स करने से क्या होगा, इसको लेफ्ट साइड बनाना पड़ेगा। तो फिर कैपिटल पी रिवर्स करने का मतलब इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। और उसके बाद रिजल्टेंट आर डैश है, तो अब रिजल्टेंट किसका निकलेगा, क्योंकि कैपिटल क्यू को तो चेंज किया नहीं है ना, पी रिवर्स किया है और क्यू रिमेनिंग द सेम, अनचेंज है। तो मेरा क्यू वेक्टर तो इस तरफ है, ये वेक्टर क्यू है, और ये हमने पी को रिवर्स किया, मतलब यहाँ पर हमने पी को रिवर्स कर दिया है, रिवर्स। तो अब नया रिजल्टेंट तुम इन दोनों के बीच में लाओगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा नया रिजल्टेंट यानी कि आर डैश होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से। बताइए समझ में तुम्हें? यस सर यस। और उसके बाद कह रहे हैं कि आर और आर डैश परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये 90 बन रहा है आर और आर डैश के बीच में। तो अब आपको प्रूफ करना है कि पी और क्यू बराबर है। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? पी और क्यू बराबर है, ये कैसे प्रूफ करेंगे देखो, ध्यान से देखना उससे, है ना। क्या ये जो रेड वाला पैरेललोग्राम है, इस रेड वाले पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल बनाऊं, सेकंड डायगोनल, क्या ये सेकंड डायगोनल आर डैश के बराबर नहीं होगा? ये सेकंड डायगोनल जो बन रहा है, यस सर होगा ना ये आर डैश के बराबर। यस सर। तो आर और आर डैश परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए। अब आप बताओ कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? रॉम्बस। ठीक है, तो अगर रोम्बस हुआ तो इसका मतलब इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं पी और क्यू, ये कैसे होने चाहिए? इक्वल। इसका तो यही प्रूफ करना है तुमको कि प्रूफ दैट पी इक्वल्स टू क्यू। समझ गए? यस सर यस सर। चलो जी अगला बताओ। सर 8th क्वेश्चन। 8th इसी के नीचे। ओ माय गॉड तुम्हारा, अच्छा ये पेज तुम्हारे लिए काफी खतरनाक पेज निकल गया, इसका मतलब है। चलो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज, the resultant of two forces P and Q is root 3Q, okay, and makes an angle of 30 degree with the direction of P। बहुत अच्छी बात है जी। तो resultant of P and Q is root 3Q and makes angle 30 degree with the direction of vector P, so that P is either equals to Q or is double of Q। कैसे करेंगे इसको देखो। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, कि रिजल्टेंट जो होता है, अगर आप रिजल्टेंट की बात करते हो तो ये होता है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। क्वेश्चन के हिसाब से रिजल्टेंट की वैल्यू रूट 3Q है, तो यहाँ पर रूट 3Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, उन्होंने ये भी बता रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो 30 डिग्री के एंगल पर है। अब जरा
अपनी थ्योरी याद करो। थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर ये एक वेक्टर p है और ये एक वेक्टर q है और पैरेललोग्राम से इनका रिजल्टेंट आ जाए, मान लो थ्योरी में ये कहा गया था कि ये इसका मान लिया जाए रिजल्टेंट है अगर r, और अगर वेक्टर p और वेक्टर q के बीच में एंगल थीटा हो और रिजल्टेंट और p के बीच का एंगल अल्फा हो, तो tan अल्फा वाज गिवन कैपिटल Q sin थीटा डिवाइडेड बाय p P प्लस plus q। Q cos Q. शाबाश, ये याद है तुम्हें? Yes. तो अब इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने क्या कह दिया है आपसे कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर p से 30 डिग्री एंगल पर है, यानी वो 30 डिग्री किसकी वैल्यू है, थीटा की या फिर अल्फा की? किस चीज की वैल्यू है वो, बताओ बच्चे। So alpha. हाँ, डाउट नहीं बच्चे, डाउट नहीं, डाउट से मत बोलो, है ना, डाउट नहीं, बिल्कुल अल्फा है, क्योंकि वो किसका एंगल कह रहा है, वो रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है Result. ना। हाँ, तो वो अल्फा है, यानी Yes. कि तुम्हारे इस क्वेश्चन में अल्फा 30 डिग्री दे रखा है, राइट। Yes sir. तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 tan 30 डिग्री, इट इज q इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल P प्लस Q कोसाइन थीटा। Yes. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करेंगे, तो देखो ये जो P प्लस क्यू कॉस थीटा है ये इधर चला जाएगा न्यूमरेटर साइड पे, और जब उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। नहीं सॉरी, एक मिनट, एक गलती हो रही है, तो सही करने दो पहले। ये बनेगा इतना आपके पास, है ना, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा, राइट। So ये क्या? पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे और a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो, सर इसका स्क्वायर क्यों किया? बता रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं, और इक्वल टू ये √3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, √3 और q साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, उसका स्क्वायर बन जाएगा 3 टाइम्स q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आपका डाउट है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है ना, हमने स्क्वायर क्यों किया? हम लोग ने दोनों साइड स्क्वायर किया इसे। हाँ, दोनों साइड करेंगे, एक साइड थोड़ी कह रहे हैं, यस सर ओके। है ना, दोनों ही साइड करेंगे उसमें। ठीक है, अभी क्या होगा इससे, देखो देखो मेरा मेरा मेन कंसर्न क्या है कि मेरे को इस क्वेश्चन में एंगल थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है। देखो मेरा मेन फोकस कहाँ पर है कि मुझे एंगल थीटा दिया नहीं है। अब जब एंगल थीटा नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं से एंगल थीटा को एलिमिनेट करूंगा, यस सर। कहीं ना कहीं से आप इस एंगल थीटा को एलिमिनेट करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे ये क्वेश्चन है, तो हम उसी का एफर्ट कर रहे हैं कि एंगल थीटा मैं कहाँ से एलिमिनेट कर पाऊंगा, क्या कोई तरीका है जहां से मुझे एंगल थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग? समझ गए आप बच्चे, जो हमारा फोकस चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है। यस सर। चलिए, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको भी स्क्वायर करो, फर्स्ट इक्वेशन को जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर ये हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू, वो स्क्वायर रूट वहां से हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से ये जो क्यू स्क्वायर है, इस क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आपके पास 2q स्क्वायर आ जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पर भी तो आपके पास पी स्क्वायर और प्लस 2pq कॉस थीटा है, तो आप क्या ले यस सकते हो, 3q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, सेकंड इक्वेशन चल रही है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, और बाकी जो आपका ये पी स्क्वायर और प्लस 2pq कॉस थीटा है, ये टोटल वैल्यू 2q स्क्वायर बन जाएगी। समझ पाए? यस सर। यस तो अब ये सारे क्यू स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। और हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, 3, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2। समझ पाए? यस सर। क्या आपको लगता है कि यहाँ से थीटा सॉल्व किया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि थीटा की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से? बोलो, ट्राई करके यस देखो सर। कितना आ रहा है, बताओ। थीटा की वैल्यू क्या बन रही है इसके हिसाब से, बताओ। सर cos थीटा इज इक्वल टू रूट माइन नहीं। हाँ आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जल्दी बताओ, टाइम ज़्यादा लगा रहे हो। सर cos 60 डिग्री। मतलब आपका आंसर ये आएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा तो 1/2। 1/4। सर उसका स्क्वायर। ओके। ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 आएगा। सर cos स्क्वायर थीटा 1/4 आगे फिर हाँ कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 प्लस माइनस 1/2 होगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यस सर यस। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा तो थीटा के दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 60 डिग्री आएगा और एक नेगेटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 120 डिग्री आएगा। थीटा की दो वैल्यू हो सकती हैं। यस सर। समझ पाए? यहाँ तक आया? यस सर। अब देखो क्या करेंगे। अब आप यहाँ पर आओ, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बार कॉस थीटा की वैल्यू को +1/2 रखो। तो जब यहाँ +1/2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2q² इक्वल टू p² प्लस p×q। बोलो बच्चा। यस सर। और एक बार आप जब यहाँ -½ रखोगे तो क्या बनेगा, 2q² इक्वल टू p² माइनस pq। यस सर। तो अब आपको ये प्रूफ करना है ना कि p इज आइदर इक्वल टू q या फिर डबल ऑफ q। यस। तो क्या देखिए, ये फर्स्ट वाले का आंसर आएगा। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा, फर्स्ट वाले से यहाँ से आपको मिलेगा p इक्वल टू q। आप वेरीफाई करो, उल्टा क्रॉस वेरीफाई करो। अगर मैं p इक्वल टू q रख दूं, p की जगह पर q रख दूं इन प्लेस ऑफ p, अगर आप q रखोगे तो यहाँ q² बन जाएगा और यहाँ पर भी q² बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड विल बी 2q² और लेफ्ट हैंड साइड यस सर। ऑलरेडी, यानी कि इस यहाँ से तुमको p इक्वल टू q मिलेगा। यस सर। यहाँ पर सेकंड वाले से क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पर p की जगह √3q रखो, √3q, सॉरी डबल ऑफ q, p की जगह डबल ऑफ q, तो 2 करके देखो क्या बन रहा 2 है। क्या 4 to 4 LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा। हाँ, तो ये इसीलिए दो आंसर बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से बनेगा p इक्वल टू 2q। यस सर। ठीक, ठीक है जी, चलिए। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला बताओ। सर 12th क्वेश्चन। 12th, ओके। देखिए 12th वाले में कह रहे हैं कि भाई आपको एक सर्किल है, रेडियस r कंस्ट्रक्टेड है और ये वो। अच्छा जी, तो इसमें यूनिट वेक्टर निकालने का कंसेप्ट है। ठीक है, देखो ये साइड में बता रहे हैं, ट्राई करना है ना। यस ये हमने माना कि कोई हमारे पास एक सर्किल हो गया इस तरीके से, इसका सेंटर हमारे पास कोई पॉइंट O है, इधर की तरफ हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x दे दिया गया और इधर की तरफ कोऑर्डिनेट एक्सिस y दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, P इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कितने एंगल बना रही है यहाँ से,
क्वेश्चन के हिसाब से ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये राशि बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ और बन रहा है? yes sir, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, राइट? yes तो ओपी ये है, ये ओपी है। ये वेक्टर कितने एंगल पे जा रहा है यहाँ से? तो tan alpha, नहीं नहीं, देखो, अभी घबराओ घबराओ नहीं, पहले घबराने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आप इसको अलग से देखो ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और आपके पास एक वेक्टर ओपी ऐसे है, यहाँ से ओ पी इस तरीके से वेक्टर है। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। और ये yes sir, सर्किल का रेडियस है, तो इसको आप आर भी लिख सकते हो, रेडियस आर। अब आप yes एक काम करो, कंपोनेंट कैसे लेते हैं याद करिए। कंपोनेंट्स करने के लिए पॉइंट पी से आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। yes sir, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसका ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है, ये जो ट्रायंगल बनता है, यही तरीका बताया गया था कंपोनेंट्स करने के लिए। yes sir, तो इसका जो ये बेस है वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप r ये cos theta, शाबाश। और ये r sin theta, तो जब कंपोनेंट्स कर लिए आपने, तो इसको वेक्टर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको कैसे लिखोगे? आर कॉस थीटा उसका एक्स कंपोनेंट है, तो इसके साथ I cap, शाबाश। और आर साइन थीटा के साथ बोलो। a cap, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की तो वैल्यू 1 होनी चाहिए ना। yes sir, तो मैं क्या करूंगा, आर इक्वल टू 1 कर देता हूं। मैं अगर आर को 1 कर दूं तो ये वेक्टर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आर इस वेक्टर की लेंथ है। yes आर 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 इस वेक्टर की लेंथ है, तो उस लेंथ को 1 कर दो, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। आर इक्वल टू 1 करेंगे ना, रेडियस 1 मीटर मान लेना। यूनिट वेक्टर का मतलब yes आप sir, 1 मीटर मान लो रेडियस, तो इस वेक्टर की लेंथ 1 हो गई। yes sir, हाँ, तो आर इक्वल टू 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। cos ठीक है, theta, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? yes sir, अब तुमको एक और यूनिट वेक्टर निकालना है, दूसरा वाला यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर निकालना है। देखिएगा, मैं इसी डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो इधर जाएगा। yes sir, अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसको कोई क्यू नाम दे देते हैं, वो पी है, इसको क्यू नाम दे दो, क्यू। तो अगर ये ओपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 है, तो ये इधर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, पता लगा सकते हो? बोलो। 180, so 180 minus 90 minus theta, हाँ, मतलब 90 माइनस थीटा होगा। yes अब इसको देखो, अब इसको अलग से देखो, अलग डायग्राम में दिखा रहे हैं क्या बना। हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इस तरीके से थी। जो ओ क्यू वैक्टर है तुम्हारा वो ऐसे है, इस तरफ जा रहा है ओ क्यू। yes ये इसको चेक करना है, ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये वाला एंगल जो निकाला है ये 90 माइनस थीटा आ रहा है। yes तो ये अब इसके कंपोनेंट करेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे? तो इसके कंपोनेंट करने के लिए फिर हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो लेंथ है ये इसका वाई कंपोनेंट है, और ये लेंथ इसका एक्स कंपोनेंट है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा होगा, और इसका वाई कंपोनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस yes थीटा। तो अब इसको लिखोगे कैसे, इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? क्वाड्रेंट का ध्यान देना, क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट है ये। तो इसमें जो एक्स कंपोनेंट है जिसको हम आर साइन थीटा कह रहे हैं, माइनस में लिखेंगे कि नहीं minus लिखेंगे? हाँ। yes sir, और वाई I कंपोनेंट पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। plus हाँ, बोलते रहो कुछ ऐसे ही। r cos अब theta, इसके अंदर आर को 1 कर दो तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। आर इक्वल टू 1 yes करते ही ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, okay, yes sir, अगला बताओ। so 13, 13 yes sir, अच्छा जी, ठीक है। देखिए, 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, और 5 मीटर वेस्ट, ये हमारे आंसर्स हैं।
तो एक बात बताओ, अगर हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं कुछ इसी तरीके से होती है ना, ईस्ट इधर मानते हो, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, तो हम ईस्ट वाले को एक्स एक्सेस मान लेंगे और नॉर्थ वाले को हम बाय एक्सिस। वाई एक्सेस। शाबाश। तो इस 3 मीटर नॉर्थ को क्या लिखोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? 3 मीटर नॉर्थ को वेक्टर फॉर्म में 3 के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लगा दें? जे कैप। बहुत बढ़िया। इसके साथ बताओ जरा, 5 मीटर वेस्ट के साथ क्या लिखोगे? माइनस आई कैप। शाबाश। और अब इसके साथ बताना, 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या लिखें? यहाँ फंस जाएंगे। देखो, देखो कोई बात नहीं। 4 मीटर आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, इधर है 4 मीटर, और ये एंगल 45 होगा। तो क्या इसके कंपोनेंट कर पाओगे? क्या ये बता सकते हो कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? यस सर। बताओ। 4 cos थीटा 4 cos 45। 4 cos 45, और cos 45 1/√2, यानी कि ये 2√2 आएगा, 2√2। यस तो आई कैप। और इसका वाई कंपोनेंट कितना आएगा? सर 2√2। बहुत बढ़िया। तो ये होगा, 3 हो गए ना। तो अब हम यस क्या सर। करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दें अगर, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करके क्या निकाल सकते हो? उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो। और हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि √2 अप्रोक्सीमेटली 1.4 है। ये ना भी लगाओ तो ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। यहाँ आई कैप के साथ क्या आ रहा है, 2√2 आई कैप यहाँ पर और -5 आई कैप यहाँ पर, तो ये बनेगा -5 प्लस 2√2 आई कैप। आई और जे कैप के साथ ये 3 जे कैप है और प्लस 2√2 जे कैप है, तो प्लस 3 3 प्लस 2√2 जे कैप। समझ में आया तुमको? जे। यस सर। तो अब आप ये बता सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस सर। कैसे? स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा और फिर -5 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, और 3 प्लस 2√2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी ना। अभी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट इसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा यस ही सर। आएगा। ठीक है, अब मैं इसको मॉड एस यस। का सिंबल दे देता हूँ, इसको मॉड एस है ये। तो अब यूनिट वेक्टर तुमको निकालना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या करना है, यूनिट वेक्टर। तो इसका कंसेप्ट डिस्कस हुआ है कि तुम्हारे पास अगर कभी भी कोई एक वेक्टर ए है, तो तुम उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अब वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, इट बिकम्स यूनिट यूनिट वेक्टर। वेक्टर। तो मुझे ये यूनिट वेक्टर निकालना है इस क्वेश्चन में। यस। मेरे पास वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर ये है, मेरे पास ये एक वेक्टर है। यस सर। मैं वेक्टर को न्यूमरेटर में करता हूँ, -5 प्लस 2√2 आई कैप प्लस 3 प्लस 2√2 जे कैप, ये हो गया वेक्टर। और डिवाइडेड बाय, अपॉन मॉड ऑफ एक्स। शाबाश, मॉड ऑफ एस का मतलब वो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, यस। -5 प्लस 2√2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√2 स्क्वायर। समझ गए? यस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना अपने लेवल पे। यस। चलो जी, अगला बताओ। सो 14। हम्म, तुम नोट तो बना रहे हो ना, कॉपी तो कर रहे हो ना कहीं पर? यस सर। सभी स्क्रीनशॉट ले ले रहे बाद में, मतलब हाँ, जैसे समझ भी लो। बने, ठीक है, जैसे मर्जी भी, ठीक है। चलो ठीक। हाँ, क्वेश्चन कौन सा बताया, 14? यस। अच्छा, कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में आ गया कि तुम्हें यूनिट वेक्टर्स के टाइम पर दिक्कत हो रही है। यस। मेन पॉइंट मेरे को जो अभी तक समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू 5√3 + 5, ये है। यस। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 5√3 और 5, ये 5√3, क्या ये एक्स कंपोनेंट कह सकते हैं इसको? यस सर। अच्छा, और ऐसे ही जो 5 है ये क्या है?
y कंपोनेंट। वेरी गुड। तो इस वेक्टर को कैसे बनाओगे मुझे ये बताओ। ये वेक्टर अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे दिखाऊं? मान लो ये एक्स तो एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अरे शाबाश। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद सर। एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ होगी? लेंथ ऑन द एक्स एक्स। याद करो मैंने क्या कहा था कि जो वेक्टर और उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यस सर। उसमें वेक्टर कहाँ पे होता है? जो राइट एंगल बनता है उसमें वेक्टर कहाँ होता है? तो हाइपोटेन्यूज। आई शाबाश बिल्कुल। तो बाकी की जो साइड होती हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। यस तो सर। जो जो साइड एक्स एक्सिस पर है वो एक्स कंपोनेंट होगा 5√3। 5 √3 जो साइड वाई एक्सिस और के पैरेलल है वो 5 है। तो क्या यस ये निकाल सकते हो कि ये कितना एंगल बन रहा है? यहाँ थीटा निकाल सकते हो? यस सर। बताओ। नो सर। अरे क्या हो गया तुमको, क्यों नहीं निकाल? यस tan थीटा, tan थीटा। हाँ तो सॉरी बताओ। सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, बताओ आंसर बताओ, सॉरी नहीं। टेन थीटा तो निकाल। 1/√3 हाँ तो 1/√3। tan 30। आयशा बस। थीटा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, घबरा क्यों रहे हो? आराम से बताओ। थीटा थीटा 30 डिग्री हो गया। यस। चलिए तो ये वेक्टर ए है। अब तुम्हें एक और वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर होगा ए के, परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर ये तुम्हारा सर ए वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो कुछ ऐसे होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो देखो उसको अलग से दिखाते हैं। उसको यहाँ नीचे स्पेस है, यहाँ दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके परपेंडिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक। वो कितना एंगल यस बनाएगा वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा अगर वो ए के परपेंडिकुलर है तो? और वेक्टर ए तुम्हारा ये था, वेक्टर ए ऐसे था इधर की तरफ, ये वेक्टर ए था और ये एंगल 30 था और तुम इसके 90 डिग्री पर हो। 30 डिग्री। हाँ। तो अब इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे बताओ? ऐसे करोगे ना परपेंडिकुलर डाल के। यस और ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर, पढ़ने ध्यान से, यूनिट वेक्टर है। तो इसकी लेंथ 1 होगी। यस तो अगर इसकी लेंथ 1 है और ये एंगल 30 है तो इसके सामने जो साइड आएगी ये 1 × sin 30 आएगी यस सर। और ये 1 × cos 30। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 1 sin 30। 1 sin 30 ये एक्स कंपोनेंट हो गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस भी होगा। यस सर। और फिर 1 cos 30 इंटू। जी। समझ गए? और यही आंसर है तुम्हारा। यस। एक आंसर और आ सकता है इसमें, क्योंकि इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो आ सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो क्या इधर नहीं आ सकते? भाई ए वेक्टर के परपेंडिकुलर तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। तो एक और आंसर होता है, आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में सब कुछ ये रहेगा, बट जहां पर माइनस है वहां प्लस साइन हो जाएगा और जहां पर प्लस साइन है वहां पर। माइनस। तो दो आंसर्स आएंगे इसके। समझ गए? यस सर। ठीक है चलो अगला बताओ। तो 16। 16। What is the unit vector perpendicular to each of the vectors? Also calculate the sign of angle between the vectors। ठीक है बच्चा, यहाँ पर तुमको अब क्या करना होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट पता है तुम्हें? यस सर। तो देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा रिकॉल करना होगा मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में ये कहा जाता याद है, है। हाँ, कि वेक्टर सी अगर आपके पास है और मान लो ये ए क्रॉस बी है, तो ये बताओ वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर आता था? इसकी डायरेक्शन कैसे आती थी? तो साइन थीटा। नहीं नहीं, डायरेक्शन जैसे कि अगर आपको याद हो, जैसे हमने क्लास में ये कहा था कि अगर हम एक टेबल टॉप का मैंने एग्जांपल लिया था कि ऐसे एक टेबल का एग्जांपल मैंने करके दिखाया था कि मान लो एक टेबल है और उसी टेबल के ऊपर मान लो ए वेक्टर है और उसी टेबल पर बी वेक्टर है।
तो ए क्रॉस बी किधर की तरफ जाएगा, याद करके तो वहाँ बताओ। पे थंब रूल बताया। हाँ शाबाश, थंब रूल। तो थंब रूल के हिसाब से ये वेक्टर टेबल के ऊपर रहेगा या टेबल के परपेंडिकुलर हो जाएगा? क्या कहा गया था कि आप ए को बी की तरफ स्वीप करते हो ना, ए को बी की तरफ घुमाते हो, स्वीप करते हो। यस सर। तो हमारा थंब किस किस तरफ आएगा इस केस में? अगर मैं अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ स्वीप करूं, राइट हैंड फिंगर्स को, तो थंब किस तरफ होगा? सर के क्या? मतलब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये बताओ अच्छा। सर अपवर्ड होगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आएगी वेक्टर सी की, ऊपर की तरफ। यस। ये जो टेबल के आर पार जाएगी ये डायरेक्शन है, मतलब टेबल को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। यस सर। कितना एंगल होगा सी और बी के बीच में? 90 डिग्री। वेरी गुड। और सी और ए के बीच में? 90 डिग्री। तो क्या वेक्टर सी, क्या ये कह सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ? यस सर। कह सकते हो ना? यस सर। तो इसका मतलब यही तो तुमसे कह रहा है, आप यहाँ पर क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी इस वेक्टर का भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो दो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए? वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको तीसरा वेक्टर मिलता है वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। यस सर। अच्छा, समझ आ रहा है ना बिल्कुल? हाँ 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 सर। तो अब आप बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि वो वेक्टर कौन सा वेक्टर है सॉरी, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, वॉइस लो क्यों हो रही है बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है क्या इसमें? नहीं सर आ रहा है बस। आ हाँ देखो, वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i प्लस 4j माइनस के इज, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 2i माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर ये हो जाएगा, और इसके साथ क्रॉस करना पड़ेगा तुमको 3i प्लस 4j और माइनस के। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का एक जो तरीका था, आसान तरीका, वो ये था कि यहाँ पर आई कैप लिखोगे पहले, याद आ रहा है इसे, दूसरा वाला तरीका जो था। यस सर। यस सर। तो यहाँ माइनस जे कैप आएगा और फिर एक के क्या? ए कैप। अब आई कैप के अंदर का जो नंबर आता था वो क्या था, आई कैप वाली कॉलम को हाइड हाइड करते थे। सर -3 आई क्या? शाबाश। जे वाले का बताओ, माइनस जे के साथ जो नंबर आएगा। -5। वेरी गुड। के वाले के साथ? 11। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा वेक्टर आ गया, ठीक है, वेक्टर आ गया। लेकिन हमको वेक्टर के साथ यूनिट भी करना है उसको, तो अब यूनिट कैसे बनाएं, वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं? सर मॉड से डिवाइड करके, इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो देखो कैसे होगा, -3i कैप प्लस 5j कैप हो जाएगा ना, दो दो माइनस साइन है वहां पर, यस सर। और प्लस 11। अब इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए डिवाइड करना होगा किस चीज से, इसके मॉडुलस से। √155। मॉडुलस कैसे होगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। समझ गए? यस सर। बस यही आंसर है इसका। ओके सर। चलो और बताओ। सर इस असाइनमेंट में हो गया है। ये वाली असाइनमेंट हो गई? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए तो हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे आ जाए फिर हम। यस सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट असाइनमेंट ये है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली ना, ये वाली। यस सर। बताओ इसमें कौन सा है? सर इसमें सर 5th क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ता है कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया था, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में तो पहले आपको रिकॉल करना होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा इनका। तो अगर हम इस सर 3i प्लस 4j इसको हम अपना ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। हाँ जी, ए बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया है। तो अब इसमें ए जो वेक्टर ए डॉट बी है, इसका एक तरीका कंपोनेंट मेथड भी तो था कि यस जो सर, इसका एक्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस हाँ, मतलब कि जो ए का एक्स कंपोनेंट 3 है और बी का एक्स कंपोनेंट जो कि 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें यस सर। तो वो 3 हो गया, प्लस वेक्टर ए का फोर। वाई कंपोनेंट और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट यस सर। 4 हो गया। और फिर वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट 5 है और इसका जेड कंपोनेंट 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया। यस सर। अच्छा, अब यहाँ जो राइट साइड पर ए है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस यस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर सम कर देंगे, मतलब सर 9, रूट 50 आर। तुमको आता तो है बच्चा। और फिर इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर बगल में कॉस थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी वो 9 12 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर नीचे स्क्वायर रूट में 8 तो 3 आ जाएगा और 3 के साथ 50 आ जाएगी, और ये एक। कॉस थीटा आ जाएगा। यस सर। अब साइन ऑफ एंगल निकालना है तुमको, साइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर तुम ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करो कि साइन ऑफ थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता है। यस सर। तो जब तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर कॉस थीटा सॉल्व कर लिया है, तो इसी कॉस थीटा को ले जाकर के यहाँ पुट करो, तुमको साइन यस थीटा की सर। वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यस। यस सर। चलो जी अगला बताओ। सर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कौन सा है भाई? अच्छा जी, ये है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर सी दे रखा है जे माइनस के, और फाइंड बी वेक्टर सच दैट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है, डिफिकल्ट तो कोई भी नहीं होता। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, वेक्टर। तो मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड, ठीक है, मान सकते हैं इसको। यस सर। अब आप बताओ ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन पे देखो, इन इस टाइप के क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको ट्रेस करना पड़ता है, क्वेश्चन को ट्रेस कैसे, और अपनी इक्वेशंस तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे मुझे बताओ। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ए वेक्टर तुम्हारा ये दे रखा है, ठीक है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ए वेक्टर मेरा क्या है, आई प्लस जे प्लस के, ये ए वेक्टर। और बी वेक्टर अभी हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, बीजेड के। इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जब बनाओगे, तो अभी हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस किया था उसी मेथड के हिसाब से इनका क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो क्या आएगा? ये आएगा बी जेड माइनस बी वाई आई, क्या? ठीक है, और माइनस के बाद फिर आ जाएगा बीजेड माइनस बी एक्स जे, माइनस और जे। तो माइनस साइन बाहर लगा दिया ना यहाँ पर, और बी वाई माइनस बी एक्स के, समझ पा रहे हो? यस ये ए क्रॉस बी हो गया। और ये किसके यस। इक्वल है, किसके इक्वल है ये? सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, जे माइनस के, यानी कि 0 आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। Yes. अब इन दोनों का जब इक्वलिटी करोगे, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके हर एक कंपोनेंट्स को इक्वल करना पड़ता है, मतलब दोनों के एक्स कंपोनेंट सेम होने चाहिए। मतलब जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का एक्स कंपोनेंट बी जेड माइनस बी वाई है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का एक्स कंपोनेंट जीरो है, तो ये इक्वल होने Zero. पड़ते हैं। लेफ्ट साइड का जो जे कैप वाला कंपोनेंट है, यानी कि बी जेड माइनस बी एक्स, और आगे माइनस साइन भी है उसमें, ठीक है, ये इधर के वन के बराबर होगा बिकॉज यहाँ जे कैप के साथ वन है। Yes. और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट साइड बी वाई माइनस B बी Y minus B X इक्वल टू वन। minus B. तीन तीन इक्वेशन बन गई, Yes, sir. तीन इक्वेशन आ गई आपकी। सर ये -1 नहीं होगा, तो लास्ट वाली क्वेश्चन। हाँ ओ सॉरी माइनस वन होगा, सही होगा। तो अब इससे क्या, इससे कंक्लूजन क्या आया है मेरे पास, इससे कंक्लूजन ये आ गया कि बी वाई इज इक्वल टू, B Z. पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और इधर इधर से क्या है बनना मेरे पास कि बी एक्स माइनस बी जेड इज वन। Yes. ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। Yes. अब एक और इक्वेशन कौन सी बनेगी, देखो ए डॉट बी थ्री है, यहाँ पर एक और पॉइंट है, ए डॉट बी की वैल्यू थ्री है। तो अब ए डॉट बी कैसे लगाओगे, ये ऊपर आपका ए वेक्टर लिखा है आपने यहाँ पर, और यहाँ पर बी वेक्टर लिखा है, तो अब ए डॉट बी कैसे लाएंगे, इन दोनों का डॉट। तो तो B, हाँ बोलो बोलो। तो BX plus BY plus BZ. शाबाश, ये ए डॉट बी हो गया ना, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, थ्री, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। 3. तो अब तीन तीन अननोन्स है तुम्हारे पास। तीन अननोन कौन कौन से हैं, बी एक्स अननोन है, बी वाई अननोन है, BY BZ. और मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं। Yes. क्या सॉल्व हो सकता है अब, Yes, sir. देखो बी वाई इक्वल टू बी जेड है, तो आप यहाँ पर जो बी वाई है, ये इसकी जगह तो तुम बी जेड कर दो, Yes. प्लस बी जेड इधर है और थ्री, और ये जो बी एक्स है इसकी जगह पर क्या करेंगे, तो बी एक्स की जगह पर सेकंड वाली इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन से बी एक्स की वैल्यू वन प्लस बी जेड 1 है, plus BZ. वो यहाँ रख देंगे वन प्लस बी जेड। इससे तुमको बी जेड मिल जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से टू बाई थ्री आ जाएगा वो। Yes. और जब बी जेड मिल गया, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बी वाई भी मिल जाएगा और बी एक्स भी Yes, sir. मिल जाएगा। और जब सारी चीजें मिल गई तो वेक्टर बी मेरा मिल गया कि नहीं मिल गया, मुझे वेक्टर बी की वैल्यू मिल गई। Yes, sir. ठीक है, रिमूव कर दे इसको। Yes, sir. चलो अगला बताओ। Sir, 11. अच्छा 11, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो देखो ना ये बगल में 49 भी एक क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन उसी से अटैच हो गया एक्चुअल में। ठीक है, Yes. देखिए फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, आपको क्या देखा, टू पी प्लस क्यू बराबर आई प्लस जे, तो टू पी प्लस क्यू इक्वल टू आई प्लस जे। और दूसरी इक्वेशन आपकी है कि वेक्टर p प्लस टू टाइम्स ऑफ वेक्टर q इज i माइनस जे। ये दो साइमल्टेनियस, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मान लो। Yes. क्या इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके वेक्टर p और वेक्टर q की वैल्यू निकल पाएगी। Yes, sir. निकालो कितना आएगा, वेक्टर p कितना आएगा,
मेरा बच्चा सर 1/3 i कैप प्लस 1 j कैप 1/3 i कैप और प्लस 1 j कैप। ठीक है, शाबाश। और वेक्टर क्यू कितना आएगा फिर इससे? सर 2/3 i कैप एंड सर 0 j कैप। सर बच्चा कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, यस आराम से करो, कोई घबराने की बातें नहीं है। ये कुछ गड़बड़ है, इसको इसको हटाओ, सही आंसर बताओ आराम से। अरे जब वेक्टर पी निकाल लिया तुमने इतना अच्छे तरीके से, तो वेक्टर क्यू तो आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो वेक्टर क्यू आएगा वो 1/3 i कैप आएगा यस सर। माइनस जे कैप आएगा। सर 1/3 i कैप एंड माइनस जे कैप, देखो यस सर। सही किया मैंने। सर जे में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, 1 यहाँ पे। ये सही है सर, सॉरी। ये सर ठीक ठीक, माइनस जे कैप। चलो ठीक है। अभी ये बताओ, अब क्या करना है? देखो मुझे यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है ना, कोसाइन ऑफ एंगल चाहिए किसके बीच में? पी और क्यू के बीच में। तो अब मैं अपने यस डॉट प्रोडक्ट मेथड की यूज करूंगा। पी वेक्टर क्यू वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो ये पी क्यू इंटू कॉस थीटा होगा। तो पी डॉट क्यू जब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से पी डॉट क्यू, तो इसका 1/3 और इसका 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/9। और इसका 1 और इसका -1, यानी कि -1। और राइट हैंड साइड पे जो p है वो मैग्नीट्यूड है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 1/9 + 1। जो q है वो वेक्टर q का मैग्नीट्यूड है 1/9 + 1। और फिर यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा। इसके बाद तो निकाल सकते हैं कोसाइन थीटा की वैल्यू। यस बताओ, अगला बताओ। सर। 49 क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट है ना, 49 कौन सा? तो ये 49 क्वेश्चन तो वो करना है, तो जो मिक्स हो गया था। अच्छा ये, हाँ ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना? किया है तुमने इसको? तो ट्राई किया था इसका बट आंसर ही नहीं होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से। हालांकि किया जा सकता है, जानते हो कैसे? देखो मैं बता रहे इसको इसको कर सकते हो, तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है? और ये परपेंडिकुलर इसके बी वेक्टर के। तो याद करो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में क्या स्पेशल बात होती है? और उसका दो, बोलो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 करें। यस तो आप बताओ क्या होगा? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर x प्लस y नहीं -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? और स्केलर प्रोडक्ट इनके बीच में, ए और वेक्टर सी के बीच में स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। यस सर। तो अब बताओ क्या आएगा? मतलब जो तुम्हारा ये ए वेक्टर है और यहाँ पर जो सी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो सर x मतलब ए डॉट सी, हाँ एक्स आएगा। यस सर प्लस 0। नहीं अरे इसका जे नो कैप सॉरी 2 2 2 2 2y,
यस सर 2y प्लस 0। ओहो, क्यों परेशान हो रहे, घबरा क्यों रहे आप? क्वेश्चन तो देखो क्या लिखा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी जो है वो 4 है, 0 क्यों है? नहीं सर वो 2 के इंटू उसमें कुछ नहीं था तो वो 0 बताया, प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। यस सर। तो क्या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। तो सर 12। चलिए, 12th वाले में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the angle between the vectors is equals to 5/3। तो यहाँ पर देखो, अब मैं कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ। अब मैं उसी फॉर्मूले को ऐसे एडजस्ट करूंगा, cos थीटा की वैल्यू a डॉट बी डिवाइडेड बाय, ये भी लिख सकते हैं, यस सर। इट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी कितना होगा, यहाँ से देखो, अगर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, तो इस हिसाब से a डॉट बी क्या? सर x प्लस x माइनस 1। ठीक है, अपॉन, और डिनोमिनेटर में जब ये a और b होते हैं तो ये इनके मॉडुलस होते हैं, तो मॉडुलस के लिए स्क्वायर रूट लगेगा, और वेक्टर ए के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है ये? यस सर। और थीटा क्या है यहाँ पर? 5। उसको 60 डिग्री कहते हैं, ओके। समझ भाई? यानी क्या कह रहा हूँ मैं, देखो मैं यस। ये कह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड पे कॉस थीटा है वो एक्चुअल में कॉस 60 है, तो कॉस 60 तो 1/2 होता है। यस सर। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसके लिए मैं हिंट कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ के इक्वेशंस को स्क्वायर करके और एलएचएस आरएचएस का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। ओके चलो अगला बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन 13। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल्स। ओके, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट असाइनमेंट भी थी, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो वेक्टर्स हैं वो साइड है ना, उसकी साइड है। यस। तो अगर आप एक पैरेललोग्राम की बात करो, मान लो ऐसे करके हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये एक साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से एक तरफ की जो साइड है, ये वाली साइड है ना, इसके उन्होंने कहा है कि ये, हम लोग इसको कुछ मानते हैं, ये 3i कैप -2j कैप और +2k कैप हो गया। ठीक है। और यस। दूसरी तरफ की जो साइड है वो -i कैप -2k कैप, -2। ये हो गया। अब आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये जो डायगोनल होता है ये कौन सा वेक्टर होता है? देखो मैं अलग से बता रहा हूँ, फिर से एक बार देखना, फिर से समझना है ना, फिर से देखो, आराम से बताइएगा, है ना, यहीं पर इसका सारा कंसेप्ट है। और ये मान लो हमारे पास दो मतलब पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को याद करिए, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये जो डायगोनल जाता है ना, ये ए और बी का रिजल्टेंट होता है। यस सर। तो ये अगर हम इसको डायगोनल नंबर 1 कह दें कि ये मेरा डायगोनल 1 है, तो जो डायगोनल 1 होगा, ठीक है, डायगोनल 1, तुम इसको कह सकते हो कि ये ए वेक्टर प्लस, +3 वेक्टर। हाँ, तो अब बताओ ये डायगोनल कितना आएगा, इसे डायगोनल D1 की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी के हिसाब से? तो 2i कैप हम्म, -2j कैप हम्म। +0। अब एक दूसरा कंसेप्ट देखो, एक और कंसेप्ट, ठीक है जी, देखिएगा यहाँ नीचे बना रहे हैं, नीचे वाले पेज पे, ठीक है। ये अगर मान लो ऐसे है, ये हमारा फिर से कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ऐसे मान लो। अब हम इसका दूसरा डायगोनल ले रहे हैं, सेकंड डायगोनल।
मान लो एक डायगोनल ये पहला वाला हो गया, अब ये दूसरा डायगोनल हम दे रहे हैं, इसको D2 कह रहे हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ याद करिए, ट्रायंगल लॉ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो तो बी वेक्टर की जो टिप है, टिप यहाँ पर बी वेक्टर का टिप है, वहां से आपने Yes. D2 वेक्टर को ड्रॉ किया है। तो क्या ट्रायंगल Yes. लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर जो होगा एज पर द ट्रायंगल लॉ बी प्लस D2, is equal to a vector. कह सकते हैं इसको? Yes sir. तो जो D2 वेक्टर होगा उसको आप कह सकते हो कि ये a माइनस बी होगा। b vector. तो इसी फिगर में जो ओरिजिनल फिगर है, उस ओरिजिनल फिगर में अगर आप इसका दूसरा डायगोनल लाओ, सेकंड डायगोनल, तो इसको क्या लिखेंगे दूसरे डायगोनल की वैल्यू? -4 I क्या? नहीं, ए वेक्टर नीचे वाला है, ये 3 i कैप वाला, वो ए है। तो yes sir. 4 i कैप तो आएगा। 4 I क्या? हाँ फिर 0. नहीं, -2j और +4k आएगा। तो ध्यान दो, आराम से, घबराओ नहीं, और आएगा ये चीज। yes. पक्का ना, बिल्कुल श्योर हो आपकी ये आंसर आएगा? आराम से कर लो Yes कोई। sir. ठीक है, आगे बढ़ जाएं इसके। Yes. ठीक है, अब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। कैसे लाएंगे भाई? तो एंगल बिटवीन निकालने के लिए हम इसी cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, d1 डॉट d2 डिवाइडेड बाय, समझ गए? d1 into yes. तो d1 डॉट d2 कितना होगा बताओ? d1 d2 दोनों आपके यहाँ पर रखे हुए हैं, तो d1 डॉट d2 बोलते जाओ। a हम्म 4 4 हम्म, 8 plus 4. ठीक है, और कुछ आएगा ऊपर कि बस इतना ही रहेगा? सर बस इतना ही. अच्छा, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? मतलब d1 यानी स्क्वायर रूट में क्या रखेंगे? 4 plus 4. मतलब दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है ना तुम्हें। Yes sir. Yes. और ऐसे ही जब d2 आएगा तो d2 के कंपोनेंट 4 का स्क्वायर 16। 4 plus 4 plus 16. अब इससे आपका cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। Okay. ठीक है, Yes sir. कंप्लीट। Yes sir. सर एक और क्वेश्चन. बताओ। सर पैकेज में एक क्वेश्चन था 19th क्वेश्चन. पैकेज तो इस समय मेरे पास है नहीं। सर मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूं? नहीं, क्वेश्चन देखते देखो, एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन की जब लैंग्वेज सामने होती है ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। ठीक है ना, जैसे ओके. जैसे क्या है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो इसमें वहीं पर सोल्यूशन आपको दिखा दिया ना, तो आप भी बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे इसको। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होती है, और कोई बात नहीं है। तो एक काम करो, वो व्हाट्सएप पे भेज दो, है ना, उसको हम व्हाट्सएप पे ही सॉल्व करके तुमको दे देंगे। ओके. ओके सर. इसमें तो और कुछ नहीं है। नो सर. नो. थैंक यू सर. ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।